हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहित सैनी और आज की मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल गैस की इक्वेशन के बारे में और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो रियल गैस की इक्वेशन को समझेंगे, उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या चीज़ होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो वेरिएशन होता है वो अलग अलग गैसेस के लिए किस तरीके से होता है, और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट्स आज हमको डिस्कस करना है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो मेनली रियल गैस के आसपास रहेगा। ठीक है, रियल गैस की बातों को ही समझा जाएगा आज के लेक्चर में। कोई भी हमारे पास अगर एक रियल गैस है बेटा, कोई भी अगर मान लीजिए मैं एक रियल गैस की बात करूं, एक रियल गैस की बात करूं, तो रियल गैस को समझने के लिए आप पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है वो यूज हम किसके लिए करते हैं? आइडियल गैस के लिए। रियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझाने के लिए ये इक्वेशन कामयाब नहीं है। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हो कि रियल गैस के लिए हमें कोई और इक्वेशन चाहिएगी? बिल्कुल सही बात है, रियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी से काम नहीं चलने वाला। तो फिर कौन सी इक्वेशन? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी इक्वेशंस है जिससे हम रियल गैस को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इक्वेशन है, लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट इक्वेशन है, उनमें जो सबसे बेस्ट इक्वेशन है, जो सबसे बढ़िया इक्वेशन है, जो बढ़िया से एक्सप्लेन कर देती है और हम लोगों को बढ़िया समझ में आ जाएगी, बेस्ट है रियल गैस को समझने के लिए वॉन डर वॉल इक्वेशन। रियल गैस को समझने के लिए सबसे बढ़िया इक्वेशन है वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, जो इस लेवल पे, मतलब हमारे जो 11th 12th के लेवल पे चीज़ों को समझने के लिए बेस्ट इक्वेशन है वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन। ठीक है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन की हम लोग स्टडी करेंगे। तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन क्या है सर? तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन की बात करें तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास क्या है? वॉन्डरवॉल इक्वेशन है। ये हमारे पास वॉन्डरवॉल इक्वेशन है। ये हमारे पास वॉन्डरवॉल इक्वेशन है। ठीक है, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे जो वेरियस टर्म्स यूज हो रही है उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो उससे पहले एक बात समझते हैं कि यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं कि जो v बाय एन है, वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। भाई टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया तो एक मोल का वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया तो एक मोल का वॉल्यूम आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं बेटा जी? मोलर वॉल्यूम। तो हम v बाई एन को अगर vm लिख देंगे, v बाई एन को vm लिख देंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा जी? p प्लस ए डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। मतलब हमने क्या किया? हमने v बाई एन को vm लिख दिया, v बाई एन को vm लिख दिया। हमारा काम यही था, v बाई एन को vm लिखा और हमारे पास इक्वेशन जो बन के आ गई वो आ गई p प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, और वी एम हो गया मोलर वॉल्यूम। तो किसी भी ऊपर वाली इक्वेशन, चाहे इस इक्वेशन का यूज करिए चाहे इक्वेशन का यूज करिए, जो भी हमें सुटेबल रहेगा जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो उस टाइम पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन में मोलर वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है तो मोलर वॉल्यूम वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात होगी। अब इक्वेशन में यूज होने वाली वेरियस टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास आ रहा है पी, तो पी आपको पता है प्रेशर, पी का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, वीएम मैं बता चुका हूँ, वीएम क्या हो गया बेटा जी? वीएम हो गया मोलर वॉल्यूम। ठीक है, आर होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन के अंदर जो टेम्परेचर होगा, केल्विन स्केल के अंदर जो टेम्परेचर होगा उसका यूज करेंगे, केल्विन स्केल के अंदर जो टेम्परेचर होगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, ये बात होगी। अब सर ये बात बताइए, हमें पी के बारे में पता लग गया, हमें वीएम के बारे में पता चल गया, हमें आर के बारे में पता चल गया, हमें टी के बारे में पता चल गया। ये जो आपने ए और बी लिखा है, इनका भी तो कुछ मतलब होता होगा। ए और बी जो लिखा है उनका भी तो कुछ मतलब होता होगा, तो उनको समझते हैं। तो देखिए ए और बी क्या है, जो ए और बी है बेटा जी, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए एंड बी आर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ए गैस which are independent of temperature
जो टेम्परेचर के तो इंडिपेंडेंट होंगे, ध्यान रखना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, बट डिपेंड्स अपॉन गैस, नेचर ऑफ गैस, बट नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अलग अलग गैसेज के लिए, अलग अलग गैसेज के लिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग रहेगी। अलग अलग गैसेज के लिए ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर ए के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ए के बारे में बताता हूँ। जो ए है, जो ए है वो हमें बताता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बता रहा है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। ये जो ए है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताएगा, ठीक है, कि गैस के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, उतने ही ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ए बताएगा हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। तो आप यहां से कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो हायर वैल्यू ऑफ ए, हायर वैल्यू ऑफ ए सिग्निफाइज हायर अट्रैक्टिव फोर्सेस या मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस। हायर वैल्यू ऑफ ए signifies more attractive forces। जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी। इसको दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं हम। दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं, अगर किसी के अंदर, किसी गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो ध्यान रखना है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो गैस के पार्टिकल्स पास आना चाहेंगे, भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो पास आना चाहेंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा पास आ गए तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जिनके अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा होती है या जिनके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होती है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। तो जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे गैस के पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा पास आएंगे। अगर एक एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पास आ गए तो गैस के पार्टिकल्स अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइयर वैल्यू ऑफ ए का मतलब है मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और हाइयर वैल्यू ऑफ ए सिग्निफाइज, नेक्स्ट बात क्या है बेटा जी, हाइयर वैल्यू ऑफ ए, हाइयर वैल्यू ऑफ ए सिग्निफाइज मोर टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन। मोर टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन। उसी तरीके से एक बात और मैं लिख देता हूं, हाइयर वैल्यू ऑफ ए सिग्निफाइज हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर। हाइयर वैल्यू ऑफ ए signifies higher critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। कब ज्यादा होगा, जब आपके पास ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। हाइयर वैल्यू ऑफ ए सिग्निफाइज हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, मतलब सर ए जो है वो अट्रैक्टिव टर्म, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर मान लीजिए मैं यूनिट ऑफ ए की बात करूं कि ए की क्या यूनिट होगी, भाई एक यूनिट है, यूनिट लेस है या कोई यूनिट है, कांस्टेंट है, किस तरीके से होगा। तो देखिए हमें पता है कि ए हमारे पास यहाँ आ रहा था पी प्लस, यहाँ पे हमारे पास ये आया था पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यहाँ आया था। अब देखिए बेटा जी एक बात समझने की कोशिश करना, प्रेशर में ये टर्म जुड़ रही है, भाई सेम यूनिट्स की चीजों को ही तो जोड़ सकते हैं। किलोग्राम में किलोग्राम वाली टर्म जुड़ती है, ठीक है, मतलब सेम यूनिट वाली चीज। लेंथ मतलब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर वाली चीज जोड़ सकते हो, वॉल्यूम में वॉल्यूम वाली टर्म जोड़ सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये जो पी है वो किस में होगा, एटीएम में, प्रेशर है ना। तो प्रेशर में जो टर्म जुड़ रही होगी वो भी किसकी यूनिट की होगी, प्रेशर यूनिट की होगी या एटीएम की होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी यूनिट होगी इसकी भी यूनिट क्या होगी, एटीएम ही होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अरे किसी चीज को प्रेशर में जोड़ रहे हैं, भैया आपको पता है किलोग्राम में लीटर थोड़ी जोड़ देते हैं कि 2 किलोग्राम प्लस 3 लीटर इज इक्वल टू 5, ऐसा थोड़ी होता है बेटा जी। सेम यूनिट की चीजें तो जुड़ती हैं, सेम यूनिट की चीजें तो जुड़ती है। इसका मतलब है, इसका मतलब हमें ये समझ लेना है कि अगर प्रेशर एटीएम में है तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को टोटल को इसको भी किस में होना पड़ेगा बेटा, एटीएम में होना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे कि ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इसकी यूनिट किसकी होनी चाहिए, एटीएम की होनी चाहिए। बोलो बेटा एटीएम यूनिट में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें पता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एटीएम। अब आप ये बताइए वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो लीटर स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर मतलब मोल का स्क्वायर, और ये एटीएम। तो आ जाएगी यूनिट ऑफ ए क्या आ जाएगी, लीटर स्क्वायर एटीएम
मोल 2 माइनस, लीटर स्क्वायर एटीएम मोल 2 माइनस। ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई? ये हमारे पास आ गई बेटा जी ए की यूनिट। ठीक है, तो ए के बारे में हमने बातें पढ़ ली। सेकंड टर्म जो इसके अंदर थी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है बी। बी किसके बारे में बात करते हैं? तो देखिए बी के बारे में पढ़ते हैं। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी जो है वो बात करता है स्टेरिक फैक्टर के बारे में। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर के बारे में। स्टेरिक फैक्टर या आप इसको कह सकते हो रिपल्सिव फैक्टर। ए जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहा था, बी उसका उल्टा है। किसके बारे में बात करेगा? रिपल्सिव फैक्टर के बारे में। ठीक है, स्टेरिक मतलब साइज से रिलेटेड होता है। स्टेरिक टर्म का जब भी यूज होता है तो मतलब साइज से रिलेटेड है। जैसे आपने कभी पढ़ा हो स्टेरिक इंड्रेंस है, पढ़ा है ना कभी? स्टेरिक इंड्रेंस टर्म वर्ड सुना होगा। तो स्टेरिक इंड्रेंस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास साइज की वजह से इंड्रेंस होना। स्टेरिक मतलब साइज की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब है बी जो बता रहा होता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया देता है। किसके बारे में आइडिया देता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हायर वैल्यू ऑफ ए सिग्निफाइज साइज ऑफ जो गैस एटम है या गैस मॉलिक्यूल है विल बी हाइयर। ठीक है, तो मतलब बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब होगा उतना ही गैस के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके की बात कुछ कहना चाह रहा है। तो अगर जब भी आप बी के बारे में बात करोगे ना तो देखिए बी का मतलब हो गया 4। बी क्या होता है? देखिए बी को समझिए, 4 इंटू 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। 4 टाइम्स 1 मोल ऑफ 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसका 4 गुना। ठीक है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स, तो बी ये होता है। ठीक है, तो बी हमें इसके बारे में बताता है गैस मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल और या गैसियस एटम, गैस मॉलिक्यूल या गैसियस एटम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बी हमें ये बारे में बता रहा होता है। बी का मतलब यही है कि बी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल और या फिर गैस का एटम, जैसे हीलियम एटम के फॉर्म में होगा ना, तो इस तरीके से O2 ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में होगी तो उसमें मॉलिक्यूल बोल देंगे। ठीक है, तो बी का ये यूज हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं बी की यूनिट के बारे में बात करूं, बी की यूनिट के बारे में बात करूं तो देखिएगा किस तरीके से यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी के बारे में बात करनी है। तो बी वाली टर्म जो दिख रही थी बेटा जी, देखो बी वाली टर्म जो दिख रही थी वो वी माइनस एन बी में दिख रही थी, वी माइनस एन बी में दिख रही थी। तो जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वही एन बी की यूनिट होगी। ये बात समझिए ना, सेम यूनिट्स में ही तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, अभी तो बताया मैंने आपको ये बात। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यहाँ पे आप कह सकते हैं बेटा जी कि v माइनस एन बी ये था। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ये वाली टर्म थी तो वो इसकी यूनिट जो होगी लीटर, एनबी की यूनिट भी लीटर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलो, बात समझ में आ गई? क्योंकि सेम यूनिट्स में तो आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ये सब काम सेम यूनिट में ही तो होते हैं। तो आप एनबी की जगह क्या लिख दीजिए? लीटर। बी की जगह क्या आ जाएगा? लीटर बाई एन, मतलब क्या आ जाएगा? लीटर अपॉन मोल, लीटर अपॉन मोल। तो आपके पास यूनिट ऑफ बी क्या आ जाएगी? लीटर डिवाइडेड बाय मोल आ जाएगा। और आप क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू लीटर पर मोल। यूनिट ऑफ बी क्या आ जाएगी बेटा जी? यूनिट ऑफ बी आ जाएगी लीटर पर मोल। तो हमने यहाँ पे देख लिया ए की यूनिट के बारे में बात कर ली और हमने बी की यूनिट के बारे में बात कर ली। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ए और बी वाली टर्म भी हमारे समझ में आ गई है क्या होती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट समझने, इंपॉर्टेंट नोट समझना। इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है? तो हमारे पास हमने इक्वेशन पढ़ी आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, उसके बारे में हमें आइडिया है। वो क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और अभी हमने पढ़ी रियल गैस इक्वेशन, अभी हमने पढ़ी रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस के लिए हमने क्या पढ़ा? पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एक बात बताओ, आइडियल गैस के साथ इसको मैच करने की कोशिश करो, आइडियल गैस के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो केवल प्रेशर था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर के साथ में क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ध्यान रखना बेटा जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, उसको आप कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म। क्या कहते हैं बेटा जी? प्रेशर करेक्शन टर्म। तो ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाली टर्म जो बताती है उसको प्रेशर करेक्शन टर्म कहते हैं। या ये फोर्स, ये इसी के अंदर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात हो रही थी,
ए किसके बारे में बताता था, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। तो हम बोल सकते हैं ये टर्म अट्रैक्टिव फोर्सेस को गवर्न करती है, ये टर्म किसको गवर्न करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को गवर्न करती है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाली टर्म होती है, तो उसके अंदर सर ये जो P होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रेशर ऑफ रियल गैस। ये क्या होता है, प्रेशर ऑफ रियल गैस। तो ये जो P होता है वो प्रेशर ऑफ रियल गैस होता है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ऊपर P का मतलब आइडियल गैस का प्रेशर था, तो यहाँ पे भी P का मतलब P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर टोटल मिला के रियल गैस का प्रेशर बनेगा। टोटल मिला के रियल गैस का प्रेशर नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू P रियल, ये थोड़ी होता है, ये नहीं होता। ये जो P लिखा हुआ है ये ही हमारे पास रियल गैस का प्रेशर है। ये जो P लिखा हुआ है वही हमारे पास क्या है, रियल गैस का प्रेशर है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। तो जो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाली टर्म है बेटा जी, उसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, जो किसके बारे में बताता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो बात है वो बात है एनबी, वी माइनस एनबी। तो जो एनबी वाली बात है, ये जो एनबी है, इस एनबी को समझिए। देखिए तो यहाँ पे तो हमारे पास, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे तो आइडियल गैस के केस में तो केवल वी था, और यहाँ पे देखिए वी के साथ क्या है, वी माइनस एनबी है। वी के साथ क्या है, वी माइनस एनबी है। तो देखिए यहाँ पे जो एनबी होगा ना, यहाँ पे जो एनबी होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, एनबी को कहेंगे वॉल्यूम करेक्शन। जैसे ऊपर हमने पढ़ा प्रेशर करेक्शन, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, ये वाली टर्म हो गई वॉल्यूम करेक्शन, ये वाली टर्म होगी वॉल्यूम करेक्शन। और इसको क्या भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं को वॉल्यूम, या तो इसको कह देंगे वॉल्यूम करेक्शन टर्म, या फिर इसको क्या कह देंगे बेटा जी, को वॉल्यूम। वॉल्यूम करेक्शन टर्म, को वॉल्यूम, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, कुछ भी कह दीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम करेक्शन, को वॉल्यूम, कोई भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास जो वोंडरवॉल गैस इक्वेशन है उसमें हर टर्म का क्या मतलब होता है, हर टर्म का क्या मतलब होता है। ए और बी जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट आए थे, जो अलग अलग गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं, गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर गैस के लिए, हर गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस अलग होंगी, हर गैस का साइज भी अलग होगा, तो उनके ए और बी की वैल्यू अलग अलग होगी। ए और बी की यूनिट्स के बारे में बात कर ली हमने बात कर ली कि प्रेशर करेक्शन टर्म किसको बोल रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन टर्म किसको बोल रहे हैं, ये बात हमने कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं, आइडियल एंड रियल बिहेवियर ऑफ गैस। आइडियल एंड रियल बिहेवियर ऑफ गैस, या आइडियल और रियल बिहेवियर ऑफ गैस के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हो ये आइडियल और रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। रियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, इसका मतलब आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि जब भी आप किसी के आइडियल बिहेवियर के बारे में बात करोगे ना, तो ध्यान रखना गैस का जो आइडियल बिहेवियर ऑब्जर्व होगा, बेटा ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गैस का जो आइडियल बिहेवियर ऑब्जर्व होगा वो होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। ध्यान रखने वाली बात है कि गैस का जो आइडियल प्रेशर, जो आइडियल बिहेवियर होता है बेटा जी, आइडियल बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्व होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। क्योंकि आइडियल गैस के अंदर हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस के अंदर हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू जीरो है, मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। उनके केस में ए की वैल्यू जीरो होती है। ए मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस वाली टर्म, अट्रैक्टिव फोर्सेस वाले टर्म, इसका मतलब है पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। तो वो कंडीशन कब आएगी, जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एक दूसरे की तरफ आ ही नहीं रहे, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ ही नहीं रहे, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसका मतलब उनके केस में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, उनके केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो है। इसका मतलब है आइडियल बिहेवियर गैसेस का जो ऑब्जर्व होता है वो लो प्रेशर पे होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है। प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। इसी तरीके से देखिए रियल बिहेवियर की क्या कहानी है। रियल बिहेवियर बिल्कुल इसका उल्टा। रियल बिहेवियर गैसेस का बिहेवियर रियल की तरफ कब जाएगा, जब आपके पास हाई प्रेशर होगा एंड लो टेम्परेचर होगा। बिल्कुल उल्टी कहानी है इनकी, बिल्कुल उल्टी कहानी है। तो अगर आपसे कोई बात करे, ये क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन इस तरीके से, सिंपल सी बात समझ लो, बिल्कुल सिंपल बात है, और उस पर क्वेश्चन आपके पास आईआईटी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रियल बिहेवियर सबसे बढ़िया कब दिखेगा, जब आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो और टेम्परेचर की वैल्यू लो हो, मतलब आइडियल का बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको दिमाग में सेट कर लेनी बात, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आइडियल और रियल बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसके बारे में बात, वोंडरवॉल गैस इक्वेशन के बारे में बात। और वोंडरवॉल गैस इक्वेशन को
यूज करते हैं हम रियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझने के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने जो भी पढ़ना था वो उसके बारे में पढ़ लिया, अभी उसको आगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ और रिलेट करके पढ़ेंगे। जो हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन है उसको कंप्रेसिबिलिटी बिहेवियर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ रिलेट करके पढ़ना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म है, उसको स्टडी करते हैं हम। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखिए जो टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो किसके बारे में बात करता है, वो होता क्या है, इसके बारे में भी देखते हैं। क्या बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, होता क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। इस पे किस किस चीज का फर्क पड़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस किस चीज पे कैसे कैसे डिपेंड करता है, वो सारी बातें देखनी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जेड सिंबल का यूज करते हैं। वो क्या कहता है, ये हमें बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टेल्स अस अबाउट द extent to which a real gas deviates from ideal behavior, कि रियल गैस है उसका आइडियल से कितना डेविएशन है, आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन है, वो हम किससे स्टडी करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। मतलब मान लीजिए आइडियल का मान लीजिए कोई पैरामीटर यहाँ पे है, तो रियल गैस का पैरामीटर यहाँ है, इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का यूज करते हैं। मतलब वो गैस आइडियल बिहेवियर के कितने नजदीक है या कितना दूर है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना पास है और कितना दूर है, उसकी स्टडी हम किससे करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो होता है उसको कैलकुलेट हम करते हैं पीवी बाई एनआरटी से। जेड की जो वैल्यू निकाली जाती है वो निकाली जाती है जेड इज इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी। अब एक बात समझिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी। बोलो लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम मोलर वॉल्यूम कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं v बाय एन को vm लिख देता हूँ, v बाई एन को vm लिख देता हूँ, तो z आ जाएगा पी वी एम बाई आर टी। तो यहाँ से हमने z को इस तरीके से लिख लिया, z इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी या z इज इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने का तरीका है। अब एक बात इंपॉर्टेंट यही से ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी भी आइडियल गैस की बात करेंगे ना, आइडियल गैस की, फॉर आइडियल गैस की अगर बेटा बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, आइडियल गैस की। अगर मैं कभी भी आइडियल गैस की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि z की वैल्यू 1 होती है। आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है कि जो z है वो निकाला जाता है कैसे, पीवी बराबर एनआर पीवी बाई एनआरटी से। और आइडियल गैस के लिए बेटा जी, आइडियल गैस के लिए पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के। तो पीवी और एनआरटी बराबर हो गए तो z कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो हमें ध्यान रखना है z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, z की वैल्यू 1 आ गई ना, तो इसका मतलब है कि इनकम्प्रेसिबल सही वर्ड नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि z की वैल्यू 1 आ गई, तो आप ये मान के चलिए कि आइडियल गैस है ना जो, उसको हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं करा जा सकता, मतलब इसके पार्टिकल्स कभी भी इतना पास नहीं आएंगे कि वो लिक्विड स्टेट में चले जाएं, ठीक है। तो z की वैल्यू 1 होती है आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। आइडियल गैस के लिए हमने z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करेंगे कि रियल गैस की, ठीक है। अब देखिए रियल गैस के लिए हम z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू 1 के जितना नजदीक होगी उससे हमें समझ में आ जाएगा कि वो आइडियल बिहेवियर के करीब है, और z से ज्यादा दूर होगी, मतलब 1 से ज्यादा दूर होगी, z इक्वल टू 1 के पास होगी, तो आइडियल बिहेवियर के नजदीक है वो। और अगर 1 से z इक्वल टू 1 से उसकी वैल्यू ज्यादा है या उससे वैल्यू कम है, या तो उससे काफी वैल्यू कम है, 1 से काफी वैल्यू कम हुई, तो भी इसका मतलब है कि वो आइडियल बिहेवियर से बहुत दूर है। और अगर z इक्वल टू 1 से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, तो इसका मतलब तब भी वो आइडियल बिहेवियर से बहुत दूर है। मतलब अगर z इक्वल टू 1 के आसपास रहेगा z की वैल्यू किसी भी रियल गैस के लिए, मतलब वो आइडियल बिहेवियर के नजदीक है। और अगर 1 से दूर रहेगी, चाहे 1 से दूर का मतलब 2 की साइड रहे या फिर 0 की साइड रहे, कहीं पे भी ज्यादा दूर रहेगी, तो उसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पास वो गैस आइडियल बिहेवियर से काफी दूर है, ठीक है। तो मतलब 1 के करीब है तो आइडियल बिहेवियर के पास है, 1 से दूर है तो आइडियल बिहेवियर से दूर है।
अब रियल गैस है, देखो रियल गैस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए रियल गैस है तो आप जेड को क्या लिखोगे? हम जेड को लिखेंगे सर पी वी एम बाई आर टी। बोलो यही लिखोगे या नहीं लिखोगे? सर बिल्कुल यही लिखेंगे, जेड इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी। और देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू पी रियल वी एम रियल, इस तरीके से लिख दीजिए और बढ़िया होएगा कि आपको पता लग जाएगा कि मैं रियल गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। पी रियल वी एम रियल अपॉन आर टी। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं, प्रेशर भी रियल गैस का, वॉल्यूम भी रियल गैस के लिए, और आर ओ टी। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, हम यहाँ पे अगर एक टर्म यूज करें कि आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस की बात करें और वहां से कुछ सब्सटीट्यूट करें, तो देखो कैसे करेंगे। आइडियल गैस की बात करें और वहां से कुछ सब्सटीट्यूट करें तो कैसे करेंगे? उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगी आइडियल गैस की। आइडियल गैस के लिए क्या होता है? पीवीएम इक्वल टू आरटी होता है, पीवीएम इक्वल टू आरटी होता है ना बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था आपने, आइडियल गैस के लिए पढ़ा था ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब आप क्या करो, पी वी बाई एन इज इक्वल टू आर टी, वी बाई एन को मोलर वॉल्यूम कह दिया तो क्या आ गया? पीवीएम इक्वल टू आर टी। तो इस आर टी की जगह, इस आर टी की जगह आप पीवीएम सब्सटीट्यूट कर दो। लेकिन पी और वीएम किसका होगा? वो आइडियल गैस का या रियल गैस का? सर आइडियल गैस का होगा ऑब्वियसली। तो जेड इक्वल टू पी रियल वी एम रियल अपॉन में पी आइडियल और वी एम आइडियल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो आइडियल गैस होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवीएम इक्वल टू आरटी। तो वहां से हमने क्या कर दिया? वहां से हमने कर दिया कि P इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी, तो आर टी को सब्सटीट्यूट कर दिया P आइडियल इंटू वी एम आइडियल। अब एक बात समझते हैं, अगर मान लीजिए इफ प्रेशर रियल गैस का इक्वल दे रखा है प्रेशर आइडियल गैस के, प्रेशर वाली वैल्यू बराबर दे दी, तो हम जेड की वैल्यू लिख देंगे वी एम रियल डिवाइडेड बाय वी एम आइडियल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो Z इक्वल टू आ जाएगा वी एम रियल डिवाइडेड बाई वी एम आइडियल, मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब एक बात समझो कि अगर मान लीजिए एट एसटीपी कंडीशन बात करें, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की बात करें, एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर हो गया आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, ठीक है। प्रेशर हो गया आपके पास 1 एटीएम। उस कंडीशन की बात करें, उस कंडीशन की बात करें तो हमारे पास 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम वीएम की वैल्यू कितनी आती है? मोलर वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम कितना निकल के आता है बेटा? 22.4 लीटर, ठीक है। एसटीपी कंडीशन पे आइडियल गैस, तो वीएम आइडियल, आइडियल गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए कितना होता है मोलर वॉल्यूम? 22.4 लीटर। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी है बेटा जी। तो हमें निकालना है मोलर वॉल्यूम, हमें निकालना है मोलर वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को 1 लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को 1 लिख देंगे, या आप ऐसे लिख दीजिए पी वी बाई एन इज इक्वल टू आर टी, तो पी वी एम इक्वल टू आर टी। प्रेशर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो 1 इंटू वी एम, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 298। इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद बेटा जी, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 22.4 लीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। लेकिन हमने इसके लिए, इसको निकालने के लिए किसका यूज किया? पी इक्वल टू एनआरटी के लिए, इसीलिए ये वी एम आइडियल है। ये क्या है? वी एम आइडियल है। तो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिखते हैं जेड इक्वल टू पी रियल, जेड इक्वल टू वी एम रियल डिवाइडेड बाय वी एम आइडियल। इस फॉर्मूले तक तो मैं पहुंच गया था। तो हम क्या लिख देंगे इसको? जेड इक्वल टू वी एम रियल डिवाइडेड बाय 22.4 एट एस टी पी कंडीशंस। कैसी कंडीशन पे बात कर रहे हैं? एस टी पी कंडीशंस पे बात कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो एस टी पी कंडीशंस पे आपके पास फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या कहा कि भाई जेड की वैल्यू होती है पीवी बाई एनआरटी। आइडियल गैस के लिए पीवी और एनआरटी इक्वल होते हैं, तो पीवी बाई एनआरटी आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। आइडियल गैस जो होती है उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। रियल गैसेस को के लिए जेड की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे वो 1 के करीब है, इसका मतलब वो आइडियल बिहेवियर के करीब है। अगर रियल गैसेस के लिए 1 जेड की वैल्यू 1 से दूर है, रियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू 1 से दूर है, इसका मतलब है उनका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से दूर है, मतलब वो आइडियल बिहेवियर से काफी दूर है, ठीक है। ये कहानी रहेगी।
अब हमने क्या किया, z इक्वल टू रियल गैस के लिए लिखा पी रियल वी एम रियल अपॉन आर टी, और जो आर टी है उसको हमने लिख दिया पी आइडियल और वी एम आइडियल, ठीक है, उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ से, फिर प्रेशर को दोनों के सेम ले लिया, तो हमारे पास आ गया वी एम रियल अपॉन वी एम आइडियल। एसटीपी कंडीशंस पे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बेटा जी, 22.4 लीटर्स। तो एसटीपी कंडीशन पे जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर, वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई वी एम रियल डिवाइडेड बाई 22.4। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी हमारी क्लियर है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात। नव मान लीजिए जो वी एम रियल है एट एसटीपी कंडीशंस, वीएम रियल एट एसटीपी कंडीशंस, तो अगर वीएम जो रियल गैस का है वो ज़्यादा आ रहा है 22.4 से, अगर वो ज़्यादा आ रहा है 22.4 से, तो z की वैल्यू क्या आएगी, वीएम रियल डिवाइडेड बाय वीएम आइडियल। तो आपको पता लग जाएगा कि रियल की वैल्यू 22.4 से ज़्यादा है और आइडियल के लिए वैल्यू कितनी थी, 22.4 थी एसटीपी कंडीशन पे। आपके पास ये वैल्यू 22.4 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 22.4 से ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे, z क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। अब एक बात बताइए, अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम रियल का 22.4 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक बात समझो, अगर 22.4 से वॉल्यूम ज़्यादा है तो बताइए पार्टिकल्स पार्टिकल्स वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। समझने की कोशिश करना, पार्टिकल्स अगर एक दूसरे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर भाई वॉल्यूम कम हो रहा होता, देखो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम कितना था, 22.4, अब वो जो वॉल्यूम आ रहा है वो 22.4 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस केस में हम कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट। क्या कह सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट, कि इस केस में हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, इस केस में हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। क्यों, क्योंकि जो आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 था, एक एक मोल का मोलर वॉल्यूम 22.4 था, अब मोलर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसका मतलब पार्टिकल्स पहले कंपेरिजन में दूर हो गए हैं, ठीक है, पार्टिकल्स दूर हो गए हैं, रियल गैस के पार्टिकल्स आइडियल गैस के पार्टिकल्स कंपैरिजन में दूर है, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन होती तो पास आते, इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। बोलो बात समझ में आ गई सर, ठीक है। नेक्स्ट बात की बात करें, अगर मान लीजिए वीएम रियल एट एसटीपी कंडीशंस, ये भी एसटीपी कंडीशंस पे, सेकंड बात, वीएम रियल अगर मान लीजिए मेरे पास कम आ जाता है, वीएम रियल मेरे पास कम आ जाता है 22.4 से, 22.4 लीटर, ठीक है। तो हमारे को z की वैल्यू क्या पता थी, z की वैल्यू पता थी वी एम रियल डिवाइडेड बाई 22.4, और आपको पता है ये वैल्यू कम आई है 22.4 से, तो हम क्या कहेंगे, z लेस देन 1 है, z लेस देन 1 है। अब आप होती है z लेस देन 1 है या मोलर वॉल्यूम 22.4 से कम आ रहा है मतलब पार्टिकल्स आइडियल गैस के कंपैरिजन में पार्टिकल्स क्या आ गए, थोड़ा पास आ गए, पार्टिकल्स पास आ गए, तभी तो वॉल्यूम कम हुआ होगा बेटा। पार्टिकल्स कब पास आएंगे, जब कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होगी, पार्टिकल्स पास लाने के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो इस केस में हम कह देंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट। बोलो बात समझ में आ गई है नहीं आ गई। तो इस केस में हम क्या कह देंगे भैया, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे सर। बोलो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से आगे की बात समझते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं Z वर्सेस P की, किसकी बात करते हैं, Z वर्सेस P, ठीक है, फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, फॉर वेरियस गैसेस कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वेरिएशन प्रेशर के साथ किस तरीके से होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वेरिएशन प्रेशर के साथ किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो इसके अंदर बात करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे CO, N2, CO2, ठीक है, इस तरीके के गैसेस के लिए CH4, इस तरीके के गैसेस के लिए बात करेंगे, ठीक है। इन गैसेस के लिए बात करेंगे, तो इन गैसेस के लिए Z वर्सेस P का कर्व देखिए किस तरीके से बनेगा बेटा, समझते हैं, इस कर्व को समझते हैं। यहाँ है Z और ये है P, Z वर्सेस P, और ये जो लाइन है वो Z इक्वल टू 1 की लाइन है,
ये क्या लाइन है, z इक्वल टू 1, मतलब इस लाइन को जो फॉलो करेगा वो कौन कौन सी गैस के लिए बात होगी, आइडियल गैस के लिए। आपको पता ही है z इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। ठीक है, तो ये z इक्वल टू 1 है वो आइडियल गैस के लिए। अब CON2 CO2 CH4 ये किस तरीके का कर्व फॉलो करते हैं, देखिए इनका जो ट्रेजेक्ट्री होती, ये कर्व होता है, इनका जो कर्व होता है प्रेशर के साथ वो इस तरीके से वेरी करता है बेटा, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए। हम्म, ये था z इक्वल टू 1 वाली लाइन। और अब जो मैं कर्व बना रहा हूँ वो देखिए, इस तरीके से कर्व पहले नीचे की तरफ जाता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब पहले z की वैल्यू 1 से कम होती है, उसके बाद z की वैल्यू एक टाइम के बाद 1 से ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए ये वाला जो कर्व है उस वाले केस में z की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। और आगे वाले केसेस में जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ उस केस में आपके पास z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो जब प्रेशर की वैल्यू कम थी, जब P की वैल्यू कम थी, लो प्रेशर था, तो लो प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से कम आई, ठीक है। और जब प्रेशर हाई है तो z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आई। तो सर ये इस तरीके से कैसे हुआ, तो देखिए इसको समझते हैं, ये इस तरीके से कैसे हुआ उसको समझते हैं। अब आप समझिए कि आपके पास रियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, P प्लस A डिवाइडेड बाई VM² VM माइनस बी इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो प्रेशर रीजन की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लो प्रेशर रीजन की। लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन में आपके पास z की वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी, आपको समझ में आ गया, कर्व नीचे की तरफ है तो z क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो सर वो z लेस देन 1 किस लिए आ रहा है, तो देखिए अगर आपके पास प्रेशर लो है, अगर आपके पास प्रेशर लो है तो आप ये कह सकते हैं P लो है तो Vm ज्यादा होगा, प्रेशर अगर लो है तो Vm की वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी, Vm वेरी हाई रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां से कहना शुरू करिए इस बात को कि आपके पास P वेरी लो, प्रेशर वेरी लो है तो Vm वेरी हाई रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि Vm माइनस बी को आप Vm ही लिख दीजिए। अगर प्रेशर Vm बहुत ज़्यादा है तो Vm माइनस बी को आप Vm ही लिख दीजिए, मतलब बी को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो Vm माइनस बी को क्या ही लिख दीजिए, Vm ही लिख दीजिए। अब ऊपर वाली इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करो तो आ जाएगा P प्लस ए अपॉन VM², वी एम माइनस बी की जगह वी एम ही आ गया, इक्वल टू आर टी, क्या आ गया, इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी वी एम, आर टी को इधर ले आइए, ठीक है, आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो पी वी एम बाई आर टी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी एम आर टी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा जी पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी एम आर टी, ठीक है। अब एक बात समझो, एक बात समझो, पीवीएम बाई आर टी किसको बताता है, बताइए पीवीएम बाई आर टी किसको बताता है, सर जेड को बताता है। तो ये 1 माइनस ए वी एम बाई आर टी आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए, 1 में से कुछ माइनस हुआ, 1 में से कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ, तो एक में से कुछ घटा तो एक से कम ही आएगी ना, सो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब पता है क्या है, जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो देखो ऊपर की तरफ मैंने एक बात आपको समझाई थी, जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट है, सर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, क्योंकि बी को तो आपने नेग्लेक्ट ही कर दिया था, बी तो रिपल्शन के बारे में बता रहा था, बी तो रिपल्शन के बारे में बता रहा था, जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब है कि सर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट। बोलो बात समझ में आ गई है, आ गई है सर। ये तो था लो प्रेशर रीजन के लिए। तो लो प्रेशर रीजन के लिए देखो ग्राफ नीचे की तरफ था, लो प्रेशर रीजन के लिए हमने जो ग्राफ बना था वो नीचे की तरफ है, देखो ग्राफ नीचे की तरफ है, ग्राफ नीचे की तरफ है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि लो प्रेशर रीजन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम आ जाएगी, ठीक है, 1 से कम आ जाएगी। अब हाइयर प्रेशर की बात करते हैं। अब हाइयर प्रेशर रीजन में आप देख सकते हैं, यहीं से दिख जा रहा है आपको, हाइयर प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो उसको कैसे समझना है। ये था लो प्रेशर रीजन। अब बात करते हैं हाई प्रेशर रीजन की।
हाई प्रेशर रीजन की क्या कहानी है? हाई प्रेशर रीजन के अंदर क्या होगा बेटा जी कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि P बहुत ज़्यादा है, P वेरी हाई है, वेरी हाई है। तो हम क्या कहेंगे कि P के कंपैरिजन में A अपॉन वी एम स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो। P की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में इस टर्म को नेगलेक्ट कर दो, तो उसको क्या ही लिख दो, P ही लिख दो। तो हमारे पास इक्वेशन होती थी वो क्या बन के आ जाएगी, P प्लस ए एम स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर था, उसको P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर था। तो ए अपॉन वी एम स्क्वायर वाली टर्म को हटा दिया तो केवल P बचा। P इधर क्या बचा, वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आ जाएगा पी वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी बेटा जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पी वी एम बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। अब देखिए पी वी एम बाई आर टी की वैल्यू z, और ये आ गया z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1 में कुछ ऐड हो रहा है। अगर बेटा 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो वैल्यू z की क्या आ जाएगी, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। और मैंने बताया था z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो वहीं से समझ में आ जाना चाहिए कौन सी फोर्सेज मोर डोमिनेंट है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज आर मोर डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्सेज आर मोर डोमिनेंट। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेज आर मोर डोमिनेंट। अब एक बात समझते हैं, एक और बात समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक और बात आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वैल्यू आई थी लो प्रेशर पे, z इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी लो प्रेशर पे। अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए, नोट करके बता रहा हूँ, नोट करके बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके केस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये समझ लीजिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में आएगी कि अब यहाँ पे अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, देखो इस टेम्परेचर वाली टर्म को बढ़ाने की कोशिश करो। यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर वाली टर्म दे रखी है, इस टेम्परेचर वाली टर्म को बढ़ाने की कोशिश करो। जितना आप इस टेम्परेचर वाली टर्म को बढ़ाते चले जाओगे, ये डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा, तो ए अपॉन वी एम आर टी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते चले जाओगे, जेड की वैल्यू 1 को अप्रोच करती चली जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जेड की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर जेड की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो हाइयर टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहे हो आप। हाइयर टेम्परेचर पे आप किसकी तरफ जा रहे हो, आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहे हो। तो यहां से आप समझ सकते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ जेड अप्रोचेज 1। मतलब आपके पास वैल्यू ऑफ जेड किसको अप्रोच करने लग जाएगी, 1 को अप्रोच करने लग जाएगी, 1 को अप्रोच करने लग जाएगी। मतलब किसको अप्रोच करने लग जाएगी बेटा जी, आइडियल बिहेवियर को। किसको अप्रोच करने लग जाएगी, आइडियल बिहेवियर को। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको समझ में भी आ जाएगी कि हाई टेम्परेचर पे मैंने बताया था लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस का बिहेवियर कैसा दिखना चाहता है, बताओ गैस का बिहेवियर कैसा हो जाता है, आइडियल बिहेवियर हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाओगे, तो ये वाली टर्म ए अपॉन वी एम अपॉन आर टी वाली टर्म बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब हम किसको अचीव कर लेंगे, आइडियल बिहेवियर को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे भी देखिए एक और बात बताऊँ टेम्परेचर से रिलेटेड, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वाले केस में आप जेड की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करिए। यहाँ से जो टेम्परेचर है अगर आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, जेड की वैल्यू किसको अप्रोच करती जा रही है, बोलो 1 को। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पीबी बाई आर टी वाली टर्म क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो z किसके करीब आता चला जाएगा, 1 के करीब आता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बात समझने की है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ जेड अप्रोचेज 1। वैल्यू ऑफ जेड किसको अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। और आपको समझ में आ जाना चाहिए 1 को अप्रोच कर रही है,
मतलब किसको अप्रोच कर रही है? आइडियल बिहेवियर को। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? वन को अप्रोच कर रही है मतलब किसको अप्रोच कर रही है? आइडियल बिहेवियर को। इसीलिए मैं बता रहा था हाई टेम्परेचर पे गैसेस कैसा बिहेवियर शो करती हैं? आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। एक और बात इसमें देखो, इसमें प्रेशर वाली टर्म भी समझ में आएगी। प्रेशर वाली टर्म थी तो जेड की वैल्यू क्या थी? जेड की वैल्यू 1 + PB/RT थी। अब ये प्रेशर वाली टर्म देखो, जितना प्रेशर वाली टर्म को डिक्रीज करते चले जाओगे, जितना प्रेशर वाली टर्म कम होती चली जाएगी, उतना ही जेड की वैल्यू 1 के करीब आएगी, या उतना ही PB/RT की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई प्रेशर कम कर रहे हो तो PB/RT की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो उतना ही जेड की वैल्यू किसके करीब चली जाएगी? 1 के करीब चली जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, एज प्रेशर डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ जेड अप्रोचेज 1। वन मतलब फिर से, वन मतलब फिर से क्या? आइडियल बिहेवियर सर। वन मतलब आइडियल बिहेवियर। तो यहीं से हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहीं से एक बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस कैसा बिहेवियर शो करना चाहती हैं? आइडियल बिहेवियर शो करना चाहती हैं। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस कैसा बिहेवियर शो करना चाहती हैं? आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो हमने कर्व पढ़ा, ये जो हमने कर्व पढ़ा, ये कर्व किस किस के लिए एप्लीकेबल है? तो ये कर्व इन सब गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इन सब गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है ये कर्व। CO के लिए, N2 के लिए, CO2 के लिए, CH4 के लिए, इस तरीके की गैसेस के लिए ये कर्व एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे Z वर्सेस P का ग्राफ। Z वर्सेस P का ग्राफ किसके लिए बात करेंगे? अब H2 और हीलियम के लिए। Z वर्सेस P फॉर H2 एंड हीलियम। H2 और हीलियम के लिए, ठीक है, H2 हीलियम टाइप गैसेस के लिए। देखिए उस तरीके से कैसा ग्राफ आएगा वो भी समझ लेते हैं। ये P है, ये Z है, ये Z = 1 है। तो उनके लिए जो कर्व आता है ना वो ऐसा आता है, उनके लिए जो कर्व आता है वो ऐसा आता है, मतलब उनकी Z की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहती है। तो ये किसके लिए? H2 के लिए और हीलियम के लिए। मतलब उनके लिए जो Z की वैल्यू रहेगी वो >1 रहेगी ऑलवेज। मतलब सर ये क्या कहानी है? उनकी वैल्यू >1 है ऑलवेज। ऑलवेज 1 से ज़्यादा कैसे? तो उस केस में आप ये मान के चलिएगा कि हम इनके लिए अगर लिखेंगे वंडरवॉल इक्वेशन तो क्या आएगी? P + A/VM², Vm - B = RT। इन गैसेस के लिए क्या होती है, जो A की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 0 होती है। A मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू इनके अंदर क्या होती है? लगभग 0 होती है। A की वैल्यू अगर इनके अंदर 0 हो गई तो आप क्या कहोगे? P + A/m², A/VM² वाली टर्म तो 0 हो गई, तो क्या आ जाएगा? P Vm - B = क्या आ जाएगा? RT आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा जी? यहाँ से लिखेंगे PVm - PB = RT। तो यहाँ से हम लिख देंगे PVm/RT - PB/RT = 1। तो यहाँ से आ जाएगा PVm/RT को क्या लिख देंगे? Z लिख देंगे, = 1 + PB/RT। तो आ जाएगा Z = 1 + PB/RT। अब ये आ गया हमारे पास, तो आपको समझ में आ जाएगा PB/RT तो पॉजिटिव है, तो हम क्या कह देंगे? Z = 1 + समथिंग आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा Z > 1। तो Z हमेशा क्या होगा? >1 होगा। उसके अंदर कौन सी फोर्सेज डोमिनेट करेंगे? रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट करेंगे, क्योंकि A की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, अट्रैक्टिव फोर्सेज तो 0 है इसके अंदर, हमने मान लिया है A की वैल्यू अप्रोक्स = 0 है। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कर्व हमेशा Z = ऊपर की तरफ ही रहता है, ठीक है, Z > 1 की तरफ ही रहता है। और फिर वही बात, जैसे जैसे टेम्परेचर, फिर से वही बात यहाँ पे अगर कहना चाहो तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे Z की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, ठीक है। हाइयर टेम्परेचर पे Z की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बहुत कम होगा, तो वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर पे गैसेस कैसे बिहेवियर को अचीव कर लेती हैं? आइडियल बिहेवियर को अचीव कर लेती हैं। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कर लेंगे इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं, वेरिएशन ऑफ Z विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ Z विद टेम्परेचर, एक ही गैस देंगे उसके अलग अलग टेम्परेचर पे बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ गैस विद टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? वेरिएशन ऑफ Z विद टेम्परेचर। Z का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है? अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हाइयर टेम्परेचर पे Z की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? बताओ,
हाइयर टेम्परेचर पे जेड की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, बोलो। ये हम बात पर समझ चुके हैं, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे गैसेस का बिहेवियर आइडियल हो जाता है, और आइडियल बिहेवियर जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे ही होता है। आइडियल बिहेवियर का मतलब है जेड की वैल्यू 1 के बराबर आना। तो आपको एक बात तो पता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज जेड अप्रोचेज 1। 1 का मतलब आइडियल बिहेवियर, 1 का मतलब बेटा जी आइडियल बिहेवियर। तो जो इसके लिए कर्व बनेगा, देखिए वो किस तरीके से बनेगा। कर्व बनेगा वो किस तरीके से, देखिए ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है समझिए। ये मान लीजिए, ये जो सबसे पहला कर्व है ये ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहला कर्व है वो ये दिखाया, सबसे पहला कर्व है ये दिखाया। सेकंड नंबर का कर्व है वो यहाँ से देखिए, सेकंड नंबर का कर्व ये जा रहा, आपको अब समझ में आएगा ढंग से। सेकंड नंबर, और थर्ड तो अलग पेन से बनाया हुआ है, थर्ड तो अलग पेन से दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये तीनों इस कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो भी हमें दिख रहा है सर, ये इस कॉमन पॉइंट पे मीट भी कर रहे हैं। एक बात समझने की कोशिश करिए, मैं बोलता हूँ कि ये सेम गैस का कर्व है, सेम गैस के लिए कर्व है, अलग अलग टेम्परेचर पे, जेड वर्सेज पी का। तो मैं पूछता हूँ कि कौन से वाला कर्व हाइयर टेम्परेचर का होगा। ठीक है, मान लीजिए अलग अलग टेम्परेचर पे, एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे, एक T3 टेम्परेचर पे। तो आप ये देख लो कि किसके z की वैल्यू 1 के हमेशा करीब रहेगी। तो जिसके z की वैल्यू 1 के हमेशा करीब रहेगी, z की वैल्यू 1 के करीब रहेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर z 1 के करीब है, अगर z की वैल्यू 1 के करीब है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 1 के करीब है मतलब हाइयर टेम्परेचर पे रहा होगा, तभी तो आइडियल के करीब जा रहा है। तो देखो ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व दिख रहा है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, वो किसको डिनोट कर रहा है बताइए, कैसे बिहेवियर को डिनोट कर रहा है, आइडियल बिहेवियर को। मतलब आइडियल के बिल्कुल पास है, मतलब ये सबसे ज्यादा हाइयर टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्व देखो z इक्वल टू 1 से, z इक्वल टू 1 से बिल्कुल पास में है, देखो इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी 1 से बिल्कुल पास यही वाला कर्व है। तो आप ये कह देंगे कि T1 टेम्परेचर सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर T3। तो सबसे हाइयर टेम्परेचर कौन से वाला होगा, T1 वाला, क्योंकि उसका जो कर्व है, उसका जो कर्व है वो किसके पास है, 1 वाले, z इक्वल टू 1 के सबसे करीब है, z इक्वल टू 1 के सबसे करीब है। इसका मतलब है कि वो आइडियल बिहेवियर सबसे मतलब उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस के सबसे नजदीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके का कर्व भी आपको पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड भी आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आईआईटी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन उसका जो जितने भी क्वेश्चन है उसका थ्योरी पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, तो वो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से वो सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगी। लो प्रेशर पे क्या इक्वेशन आती थी, तो लो प्रेशर पे इक्वेशन क्या आती थी हमें पता है, तो हम क्या करते थे, P डिवाइडेड बाई ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी लिखते थे। अगर लो प्रेशर की बात करूं तो वी एम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो हम वी एम माइनस बी को क्या लिख देते थे, वी एम लिख देते थे। तो हमारे पास आ जाता था P डिवाइडेड बाई ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम इक्वल टू आर टी। क्यों, क्योंकि P लो है, P वेरी लो है, P वेरी लो है। आप क्या कहेंगे कि सर प्रेशर अगर वेरी लो है तो मोलर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, Vm बहुत हाई हो जाएगा, तो Vm माइनस बी को क्या ही लिख देंगे, Vm लिख देंगे, लिख दिया। तो हमारे पास फिर यहाँ से सोल्व करने के बाद आ जाएगी P Vm, P Vm प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से आ जाएगा P Vm बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। तो हमारे पास ये आना चाहिए, ये पी वी एम बाई आर टी क्या है, पी वी एम बाई आर टी क्या है हमारे पास, जेड है, तो ये आ गया जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपके पास, ये वाला आपके पास आंसर हो जाएगा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, जो सोल्व करा हुआ है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। व्हेन डज ए गैस डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब आइडियल बिहेवियर के बारे में आपको पता है, आइडियल बिहेवियर कब होता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस कैसा बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर। ये कह रहा है कि आइडियल बिहेवियर से मोस्टली डेविएट कब होगी, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए।
तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, तो गैस का बिहेवियर आइडियल से डेविएट कर जाएगा, मतलब डेविएट कर जाएगा मतलब आइडियल बिहेवियर से बहुत दूर उसका बिहेवियर होगा, मतलब आइडियल गैस वाली लाइन से दूर होगा, z=1 से उसकी वैल्यू काफ़ी दूर होगी। ठीक है, ये मतलब था। आइडियल बिहेवियर के लिए तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए, और आइडियल से दूर जाना है, मतलब लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर की जगह लो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इसके केस में हमें बताइए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें बतानी है जितनी भी स्टेटमेंट गिवन है उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा भी हुआ है कौन से साल में पूछे गए, तो इसका मतलब एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी थ्योरी हमने आज डिस्कस कर ली है। क्या कह रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज एट वेरी लार्ज वॉल्यूम रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। लार्ज वॉल्यूम पे एट वेरी लार्ज वॉल्यूम, तो अगर एट वेरी लार्ज वॉल्यूम की बात करेंगे, एट वेरी लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रेशर बहुत लो है, वेरी लो, प्रेशर बहुत लो है, लो प्रेशर है, गैसेज आइडियल बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेज कैसा बिहेवियर शो करती हैं, आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सर ट्रू है। सेकंड है एट वेरी लो टेम्परेचर रियल गैसेज शो आइडियल बिहेवियर, यही स्टेटमेंट गलत हो गई। बोलो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि अगर आइडियल बिहेवियर शो करना है तो आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए सर, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैसेज शो आइडियल बिहेवियर, तो ये तो आपको याद ही रख लेना, ये तो टर्म याद करने वाली बात है। ठीक है, ये तो टर्म याद करने वाली है, ठीक है, यहीं से याद कर लेंगे इसको। अभी बॉयल टेम्परेचर के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो टेम्परेचर जिस पे रियल गैसेज आइडियल बिहेवियर शो करें उसको बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। लो प्रेशर, लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो ही करती है, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे को पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो हमारे पास कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी कि लो टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो होता है। बोलो गलत बात हो गई या नहीं हो गई, बिल्कुल गलत बात हो गई सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी एक टेम्परेचर टी पे नियोन, आर्गन, जिनोन और क्रिप्टॉन आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं, उनकी इक्वेशन जो निकल के आती है उनको इस इक्वेशन से दिखा रखा है। बी वॉन्डरवॉल कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट है, ठीक है, बी मतलब जो आपको वो वॉल्यूम करेक्शन वाली टर्म में था वी माइनस एन बी या वी एम माइनस बी, तो जो बी बताता था वो किसके बारे में बताता था, स्टेरिक फैक्टर, रिपल्सिव फैक्टर, साइज के बारे में। ठीक है, विच विल एग्जिबिट स्टीपेस्ट इंक्रीज इन द प्लॉट ऑफ जेड, किसके अंदर जेड की वैल्यू में सबसे ज्यादा चेंज आएगा एकदम से, मतलब किसका स्लोप ज्यादा होगा इनडायरेक्टली, प्लॉट ऑफ जेड वर्सेस पी। तो आप क्या करेंगे, पहले तो जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड लिखना है, तो पी इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, तो यहाँ से लिखिए पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, और पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू 1। जेड की वैल्यू निकालनी है, तो पी वी बाई आर टी को क्या लिख दीजिए, पी वी बाई आर टी मतलब मोल अगर 1 ले लें तो पी वी बाई आर टी को क्या लिख देंगे हम, जेड, जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी, तो जेड की वैल्यू आ गई 1 प्लस पी बी बाई आर टी। ठीक है, तो आपके पास जेड की वैल्यू इस तरीके से आएगी, 1 में से कुछ जुड़ेगा। ठीक है, तो जेड वर्सेस पी, तो ये क्या कह रहा है, जेड वर्सेस पी में। अब देखिए जेड वर्सेस पी का कर्व बनेगा, तो उसके केस में ये तो हो गया इंटरसेप्ट, ये तो हो गया इंटरसेप्ट, और जो हमारे पास बी बाई आर टी वाली टर्म हो गई, बी बाई आर टी वाली टर्म हो गई, ये क्या हो गया, स्लोप। स्लोप तो पूछ रहा है कि किसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो स्लोप उसका सबसे ज्यादा होगा, स्लोप उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके लिए बी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो बी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो देख लेना बी की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा दे रखी है। तो बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बताइए, बी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। तो हमें ये देख लेना है कि इन सब में किसका सबसे बड़ा साइज है। तो जीनोन, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, तो हमें पता होगा जीनोन का सबसे बड़ा साइज है, क्योंकि अप टू डाउन जाने पे साइज इंक्रीज करती है। तो जो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी थी उससे हमने जेड की वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू आ रही थी 1 प्लस पी बी बाई आर टी, मतलब यहाँ पे स्लोप जो आ रहा था वो आ रहा था बी बाई आर टी, तो जिसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी उसी के लिए स्लोप भी ज्यादा होगा, उसी में स्टीपेस्ट इंक्रीज भी आएगा। मतलब सबका कर्व तो ऐसे ही बनेगा, सबका कर्व तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन देखिए कि किसी का कर्व ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तो किसी में स्टीपेस्ट इंक्रीज किस में आएगा, तो ये जीनोन वाला कर्व होगा, ये किसका कर्व होगा, जीनोन वाला। ठीक है, उसके बाद साइज किसकी आती है, क्रिप्टन की, फिर आर्गन की, फिर नियोन की। तो इस तरीके से कर्व बन जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वंडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू दे रखी है इन सब के लिए, और हमसे पूछ रहा है कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। तो मैंने बताया था ए बताता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में,
जिसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, जिसके अंदर ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। मोस्ट इजिली लिक्विफाई कौन हो जाएगा? जिसके लिए ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा ए की वैल्यू है 4.170। 4.170 किसके लिए? NH3 के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? NH3। तो हमारे लिए क्या आंसर सही हो गया? NH3 हो गया, क्योंकि NH3 के लिए ए की वैल्यू या अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू सबसे ज्यादा है। जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होगी उसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा पास आ जाएंगे, एक स्टेट में इतना पास आ जाएंगे कि वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडरवॉल इक्वेशन स्टेट नॉन आइडियल गैस के लिए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आप खुद बताओ। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में कौन बता रहा होता है? A² वाली टर्म के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो टर्म है ये ओवरऑल टर्म को बोलते हैं। हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्टली हमने पढ़ा हुआ है, वही पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू अमोनिया के लिए ज्यादा होती है NH3 से। अमोनिया के लिए ज्यादा होती है NH3 से, N2 से, सॉरी N2 से। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ए का मतलब हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस। ए का मतलब क्या हो गया बेटा जी? अट्रैक्टिव फोर्सेस। और देखिए अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इसमें आपको एक बात तो पता होगी, ये तो क्या है? ये तो नॉन पोलर कंपाउंड है। NH3 तो पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड है तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पोलर। ठीक है, किस वजह से? H बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 में H बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और रीजन क्या है? रीजन ये दे ही रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोलो इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। और अमोनिया का जो ए की वैल्यू ज्यादा होने का रीजन भी क्या है? क्योंकि अमोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके केस में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी? ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी मतलब Z की वैल्यू 1 से कम है, तो Z की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? Vm रियल डिवाइडेड बाय Vm आइडियल। Z की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि Vm जो रियल की वैल्यू होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए किससे? 22.4 लीटर से। अगर Z, क्योंकि ये तो कितना होता है? 22.4 होता है ना STP पे। अगर ये 22.4 लीटर है STP पे, और अगर हमें चाहिए Z की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, Z की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, तो Vm रियल की वैल्यू 22.4 लीटर से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी जो टेम्परेचर से रिलेटेड बातें हैं वो अभी पूछी नहीं गई है, तो होपफुली वो भी आगे वाले एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछी जाएंगी, तो उनको भी हमें बढ़िया से कर लेना था। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब एक और बात समझ लीजिए, Z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस, ये भी समझ लीजिए। Z ग्रेटर देन 1 इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। भाई 1 से ज्यादा हो रहा है मतलब इसी को कहते हैं बेटा जी पॉजिटिव डेविएशन। और Z की वैल्यू लेस देन 1 इसको कहते हैं क्या? नेगेटिव डेविएशन। 1 से कम होना नेगेटिव डेविएशन, 1 से ज्यादा होना पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या कह रहा है हमारे पास? पॉजिटिव डेविएशन मतलब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए पार्टिकल्स के बीच में अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो आप ये समझना Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गई? कम हो गई। ये बताया था ना मैं, ये बताया था मैंने, Z इक्वल टू Vm रियल अपॉन में Vm आइडियल है। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो Vm रियल आपके पास ज्यादा आएगा 22.4 से STP पे। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गए होंगे? वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए। तो ध्यान रखना है कि आपके पास मोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से होगा ये, पार्टिकल्स का अट्रैक्टिव नेचर कम हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। दूसरा, PV और NRT में क्या रिलेशन है? हमें पता है Z का मतलब क्या होता है? PV बाय NRT। और अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, तो आप ये क्या कह सकते हो? Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो PV की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे? NRT से। तो पहली बात अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गए? कम हो गए, तो मोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से फर्क पड़ा होगा पहली बात तो। और दूसरा PV बाई NRT की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। तो 4 ऑप्शन में से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में फिर से कौन बता रहा है? तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में द करेक्ट फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में हम फिर से किससे समझते हैं? P प्लस AN² अपॉन V²। तो AN² अपॉन V² वाली टर्म किसके बारे में बात करती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करती है। तो जो हमारे पास आज की क्लास थी उसके अंदर हमने किसके बारे में स्टडी करा? रियल गैस के बारे में स्टडी करा और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में स्टडी करा। तो उससे रिलेटेड आप ये बढ़िया से रिवाइज करिएगा और जो क्वेश्चंस आज की क्लास में लिए गए वो आप कर लीजिएगा। होपफुली इस पे बेस्ड बाकी क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे अगर ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।